नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। इसमें हम उत्तराखंड में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के अंदर आपसे पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे गए हैं। साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाए पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी साथ में चलता रहे। ये हमारी इस सीरीज़ की 22वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके हेडक्वार्टर और स्थापना आपसे पूछी जाती रहती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं, ये बना था आपके 1971 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपके नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बना कब? 1971 में बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई किस राज्य के अंदर है? तो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, और इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसी दिन भारत के संविधान को अंतिम रूप से यहां पर पारित कर दिया जाता है और 26 जनवरी को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति यहां पर चुन लिया जाता है। क्वेश्चन बनता भी है आपसे कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति किस माध्यम से चुना गया? क्या जनता ने चुना या संविधान सभा ने चुना? तो आप बताएंगे संविधान सभा ने चुना था। ठीक है, इसी तारीख को हुआ था। तो डेट आपको याद करनी है। संविधान सभा आखिरी बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए संविधान सभा की बैठक को लेके। हम जानते हैं संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का जब ये बैठक आयोजित करी गई तो सभी सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जो सबसे अनुभवी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया। पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी? आप इनका नाम लेंगे और डेट आपको पता होनी चाहिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव यहां पर रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान सभा की चौथी बैठक 22 जनवरी 1947 को होती है, जिसमें ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर को रखा गया था, इसको यहां पर पारित कर लिया जाता है। तो शुरुआत की 4 डेट्स आपको याद करनी है, और आखिरी डेट जब बैठक हुई 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही होता था, उसी में शामिल था। इसको एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा 1985 में। पहले ये मानव संसाधन मंत्रालय में था, जैसे मैंने आपको कहा। 1985 में उससे अलग करके इसे एक नया विभाग यहां पर बना दिया गया,
और शुरुआत में ये विभाग था, एक अलग विभाग था और उसी विभाग के अधीन था जो मानव संसाधन विभाग है। बाद में 2006 में इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में यहां पर घोषित किया गया या इसका स्तर यहां पर बढ़ा दिया गया। अब क्योंकि ऑप्शन में 2006 तो है नहीं, तो इसे किस वर्ष एक अलग विभाग बनाया गया, उस आधार पर आंसर 1985 हो जाएगा। आपको दोनों वर्ष याद करने हैं, विभाग 85 में बना और एक अलग मंत्रालय पूरी तरीके से 2006 में बना। ठीक है। सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? यानी जब सुएज नहर बनी उसके बाद भारत और यूरोप का जो मार्ग था, समुद्री मार्ग, उसमें कितने किलोमीटर की कमी आई है? ये आई है 7000 किलोमीटर की। क्योंकि पहले यूरोप से भारत आने के लिए पूरा जो केप ऑफ गुड होप था वहां से घूमकर आना पड़ता था। जब सुएज नहर बन गई आपकी तो वहां से डायरेक्ट आप आ सकते हैं। तो इतना बड़ा जो चक्कर लगाना पड़ता था केप ऑफ गुड होप से होकर, वो अब लगाना नहीं पड़ता। तो सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत यहां पर हो गई। सुएज नहर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देखते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ, यानी 1869 में यह बनकर तैयार हुई। इसका निर्माण शुरू हो गया था 1854 में, लेकिन 1869 में जाकर यह पूरी तरीके से बनी। इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। इस पूरी नहर की लंबाई 168 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी नहर है। ठीक है। इस नहर के उत्तरी पोर्ट जैसे भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद है और दक्षिणी पोर्ट लाल सागर की ओर पोर्ट सुएज है। इन दोनों को भी याद करना है। एक पेपर में पूछा गया था कि भूमध्य सागर की ओर, क्योंकि हमने देखा ना भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है, तो एक बंदरगाह इधर होगा, एक बंदरगाह इधर होगा। एक पेपर में पूछा गया था भूमध्य सागर की ओर कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट सईद है, और जो आपका लाल सागर है दक्षिणी पोर्ट, उस तरफ आपका पोर्ट सुएज है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो किस बहुमत के द्वारा वो आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। यानी भाषा से संबंधित अगर आपको कोई चेंज करना है संविधान में, साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं। ठीक है। कोई विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत चलेगा। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, इसको शुरू किया था टोडरमल ने। ठीक है। टोडरमल किसका राजस्व अधिकारी था? ये अकबर का राजस्व अधिकारी था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। जो ये जब्ती प्रणाली भू व्यवस्था थी, इसको टोडरमल शुरू करता है और किसका अधिकारी है? अकबर का है, इसीलिए अकबर यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है। कल हमने दर्रों के ऊपर पूरा एक वीडियो को कवर किया था, जिसमें हमने मैप के माध्यम से भी सारे दर्रों को वहां पर देखा। अगर आपने कल वाला वीडियो भी नहीं देखा है, ज्योग्राफी की जो तीसरी क्लास है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भोरघाट दर्रे की बात करते हैं। यह दर्रा मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में 2-3 दर्रे और हैं जिनकी आपसे पूछे जाते हैं किस किस के बीच में है। जैसे थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है, पालघाट कोयम्बटूर और कोचिन को जोड़ता है, और शेनकोटा दर्रा ये आपके तिरुवनंतपुरम और मदुरै को आपस में जोड़ता है। तो प्रायद्वीप के आपको इन 4 दर्रों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नहीं पूछा है। भारत की पूछेगा तो आप गंगा को टिक कर देंगे। आपसे पूछा है प्रायद्वीपीय, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगर हम इन नदियों की लंबाई की बात करें, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की बात करें इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो आपकी महानदी है 851 किलोमीटर, और जो आपकी कृष्णा नदी है 1400 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। इसको आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो देखिए, आप जानते हैं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में जो एक संयुक्त सेना थी उसके बीच में लड़ा गया। इसमें जो ब्रिटिश सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
दो इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ पर अंग्रेजों ने लड़े थे। एक 1757 में लड़ा था प्लासी का युद्ध और एक 1764 में लड़ा बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब इनको देखते हैं। ब्रिटिश सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय, जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। और ये दोनों के दोनों मिलकर लड़े। किनके विरुद्ध लड़े? मीर कासिम जो बंगाल का पूर्व नवाब था, सुजाउद्दीन जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ मीर जाफर और हेक्टर मुनरो था ब्रिटिश सेनापति। जानते हैं आप, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना यहां पर जीत जाती है। बक्सर के युद्ध के बाद ही होती है एक फेमस संधि जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत जो मुगल सम्राट था इसको अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया जाता है। दो संधियां होती हैं, मैंने पहले भी आपको कहा इलाहाबाद की। एक संधि होती है अवध के नवाब के साथ, ये संधि अवध के नवाब के साथ होती है 16 अगस्त 1765 को, और एक इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ होती है 12 अगस्त 1765 को। दो इलाहाबाद की संधियां होती हैं, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल सम्राट के साथ। ठीक है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवमयी क्रांति, वैभवशाली क्रांति, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये क्रांति हुई थी 1688 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 2022 में उत्तराखंड के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या थी ये क्रांति, क्यों इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हमने कहा, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन है? जेम्स द्वितीय उस समय शासक था। इसका नाम आपने याद करना है क्योंकि क्वेश्चन बनता है गौरवपूर्ण क्रांति किसके काल में हुई? जेम्स तृतीय के काल में। इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति को इतिहास में रक्तहीन क्रांति, वैभवशाली क्रांति, गौरवशाली क्रांति, शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? यह क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हुई और इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। देखिए, उस समय इंग्लैंड के अंदर जो राजा होता था और जो संसद थी, इनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था कि राजा सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। इस क्रांति के बाद, क्योंकि जो जेम्स द्वितीय था, इसने कई सारे काम ऐसे करे जो संसद के खिलाफ थे, तो जनता इस राजा के खिलाफ हो गई। जनता जब राजा के खिलाफ हो गई तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन का यहाँ पर फैसला किया। उस समय जो हॉलैंड है यानी कि आज का नीदरलैंड, वहां के एक राजा थे जिनका नाम था राजा विलियम। उनको यहाँ पर गद्दी पर बैठाया गया और जो ये जेम्स द्वितीय था, ये यहाँ से भागकर फ्रांस को चला गया। अब इजीली सत्ता परिवर्तन हो गया इस क्रांति के बाद, क्योंकि वो राजा गद्दी पर बैठा, उसने स्वीकार कर लिया संसद की सर्वोच्चता को। संसद की सर्वोच्चता यानी कि जनता की सत्ता को उसने स्वीकार कर लिया और आसानी से सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद और राजा के बीच में जो लगातार संघर्ष चलता रहता था वो खत्म हो गया। इसी क्रांति को बोला जाता है गौरवपूर्ण क्रांति, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, आसानी से सत्ता परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति बोला जाता है। इस क्रांति ने राजा और संसद के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का अंत कर दिया और संसद की सर्वोच्चता को यहां पर स्थापित कर दिया। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमने डिटेल में हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की मास्टर वीडियो में बात करी है। आप उसे वहां जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 के मध्य में होता है। इसके बारे में भी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री वाले वीडियो में डिटेल में बात करी है कि किस प्रकार इटली का एकीकरण होता है, किसके नेतृत्व में किस किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था। अगर हम एकीकरण में योगदान की बात करें, 3 लोगों के महत्वपूर्ण योगदान थे इटली के एकीकरण में, जिसमें आपका गैरीबाल्डी शामिल है, मैजिनी शामिल है, कावूर शामिल है, मेटरनिक इसमें शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था। देखिए, इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक था, सबसे बड़ा जो रोड़ा था, जो नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो या जिसके रहते इटली का एकीकरण संभव नहीं था, वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम था मेटरनिक। तो योगदान तो इसका कहीं से भी नहीं था। ठीक है, इन तीनों का योगदान था। तीनों से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं।
इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। जोसेफ मेज़नी का एक फेमस स्टेटमेंट है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दो। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? मेज़नी का कथन है। इटली की एकीकरण का जनक इसको बोला जाता है। 1849 में इसी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना होती है, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है काउंट कावूर, जिसका नाम हमने ऊपर देखा था, कावूर। ठीक है, देखिए इटली का एकीकरण शुरू होता है सार्डिनिया पीडमोंट राज्य की अगुवाई में। जैसे भारत में महाजनपद थे, अलग अलग महाजनपद थे, वैसे ही इटली में कई सारे राज्य थे। उनमें से एक राज्य था सार्डिनिया पीडमोंट। इस राज्य का जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमैनुएल द्वितीय, और इसी राजा का जो प्रधानमंत्री था वो था काउंट कावूर, और इसी के नेतृत्व में 1859 में जाकर इटली का एकीकरण होता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट योगदान था। कौन था इसका प्रधानमंत्री? ये कौन है? यहाँ का राजा। और ये राज्य कौन सा है? इसी के नेतृत्व में यहाँ पर इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है, इसी राज्य का। जो ये काउंट कावूर था, इसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व भी काउंट कावूर के द्वारा किया गया। इसने फ्रांस के साथ एक संधि करी थी। जो ये सार्डिनिया राज्य था, जहां का इसका राजा था, इस राज्य ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि करी, और ये संधि काफी ज्यादा फेमस संधि हुई, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण संधि हुई। इस संधि को करने में महत्वपूर्ण योगदान इसी कावूर का था। और इसी संधि के बाद 1859 में इसी सार्डिनिया राज्य ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, और इसी के बाद इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान था, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा व्यक्ति है गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस है तो वो गैरीबाल्डी है। क्वेश्चन बनता है, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहते हैं? गैरीबाल्डी को कहते हैं। 1860 में इसने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान, इसका नेतृत्व किया। शुरुआत में 1000 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा इसके साथ 30,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे, और इन सबको बोला गया रेड शॉर्ट्स। रेड शॉर्ट्स के नाम से काफी ज्यादा फेमस हुए, यानी कि लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती नामक सेना भी किसने बनाई थी? गैरीबाल्डी ने बनाई थी। तो तीनों व्यक्तियों का इंपॉर्टेंट योगदान था। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने शॉर्ट में यहां पर कवर किया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं पूरे घटनाक्रम का, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकलोत्र पथनाथ की नाम से जाना जाता है? तो यह उपाधि किसने धारण करी थी? यह उपाधि हर्षवर्धन ने धारण करी थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फेजेंडा जाना जाता है, तो यह क्वेश्चन भी पिछले वर्ष आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था। देखिए, ब्राजील के अंदर जो कहवा के खेत होते हैं, कहवा के बागान होते हैं, उनको फेजेंडा बोला जाता है। तो फेजेंडा यानी कहवे के खेत। ठीक है, ब्राजील दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील में जो कहवा होता है, इसी से कॉफी बनती है। इनके खेतों को फेजेंडा कहते हैं, और यही आपसे यहां पर पूछा गया है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? देखिए, गांधी सागर बांध आपके चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर, उनको देखते हैं। देखिए, जो चंबल परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट बांध बनाए गए हैं। एक है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, एक है राणा प्रताप सागर बांध, और एक है जवाहर सागर बांध जो दोनों के दोनों राजस्थान में है। इन तीनों को आपने याद करना है। तीनों किसके पार्ट हैं? तीनों चंबल परियोजना के पार्ट है, क्योंकि तीनों के तीनों आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन यही था, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी। किस परियोजना का पार्ट है? चंबल परियोजना। ठीक है, राज्य पूछेगा एमपी, बाकी ये दोनों भी इसी पर हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में पहली बार कब लागू किया गया? तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहां पर पहली बार 1909 के अधिनियम के द्वारा करी गई थी। 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसी के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देखते हैं। इसका अन्य नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो भारत सचिव था वो था मॉर्ले, और जो भारत का वाइसरॉय था वो था मिंटो, तो इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं।
इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया गया। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र यहां पर निश्चित कर दिए गए जहां पर जो उम्मीदवार होगा वो भी मुसलमान होगा और जो उसको वोट देने वाले होंगे मतदाता वो भी मुसलमान होंगे। तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत इसी के द्वारा होती है। जब इसकी शुरुआत की जा रही थी तो मिंटो का एक फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जाता है ये किसने कहा था। मिंटो ने कहा था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक बीज बो रहे हैं, इसकी फसल बहुत कड़वी होगी। किसने कहा है? मिंटो ने कहा है। ठीक है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी मिंटो को माना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम शुरुआत में था प्रधानमंत्री सचिवालय। इसका जो मूल नाम है, शुरुआती नाम, वो क्या है? प्रधानमंत्री सचिवालय। 1977 में इसका नाम बदल कर किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय। एक तो आपको यह याद करना है, इसे विभाग का दर्जा 1961 में दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज याद करना, पीएमओ जो होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका जो मेन ऑफिसर होता है कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, जो प्रमुख सचिव होते हैं कैबिनेट के, वही यहां का मुख्य होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से आर्टिकल्स को बोला जाता है? सही आंसर है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। काफी इंपॉर्टेंट ये 3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इन तीनों के ग्रुप को बोला जाता है स्वर्ण त्रिभुज। इसको याद करेंगे, यह भी आपसे पूछा गया था। निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? देखिए, स्टैटिक वेब पेज क्या हुआ? पहले वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पर एक ऐसा पेज बनाना जो हम इंटरनेट पर देख सकें, जिसमें आपको कई सारी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं, उसको बोला जाता है वेब पेज। जब हम कई सारे वेब पेजों को मिला देते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं, उसको बोला जाता है वेबसाइट। तो वेब पेज बनाने के लिए सामान्यतः HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, चाहे स्टैटिक वेब पेज हो चाहे डायनेमिक वेब पेज हो, लेकिन स्टैटिक वेब पेज में हमेशा HTML का इस्तेमाल होता है। डायनेमिक में भी HTML होती है, लेकिन वहां पर DHTML हो जाती है, डायनेमिक HTML, या अलग अलग, कई बार जावा स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टैटिक में हमेशा HTML का ही इस्तेमाल होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टैटिक वेब पेज वे वेब पेज होते हैं जिनके ऊपर डाटा को बदलना नहीं होता है, यानी कि एक बार आपने डाटा डाल दिया, कोई इंफॉर्मेशन डाल दी, अब आपको उसको ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो किसमें बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड में आया है। तो यहां पर तो स्टैटिक वेब पेज है, तो इसका आंसर होगा HTML। सभी वेब पेज मैक्सिमम आपके HTML में ही बनते हैं, लेकिन जो डायनामिक वाला होता है वो DHTML या जावास्क्रिप्ट में बन जाता है। ठीक है, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है? यानी प्राचीन या प्राच्य भाषाएं का दर्जा किन किन को दिया गया है? तो 6 भाषाएं भारत में ऐसी हैं जिनको प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी ये 6 भाषाएं हैं? एक है आपकी तमिल भाषा, ठीक है, इसके अलावा एक है आपकी तेलुगु भाषा, एक है आपकी संस्कृत भाषा, इसके अलावा एक है आपकी कन्नड़ भाषा, फिर मलयालम आती है और फिर आपकी उड़िया आती है। इन 6 भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल भाषा को कब दिया गया था? तमिल को 2004 में दिया गया। तेलुगु को यह दर्जा 2008 में दिया गया। संस्कृत को 2005 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। इनके वर्ष भी आपको याद करने हैं। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को यहां पर कवर करते हैं। आज हमने इस सीरीज का 22वां पार्ट यहां पर कवर किया। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहां पर देखा, पूरी डिटेल के साथ देखा। इटली के एकीकरण के जो 3 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनकी पूरी डिटेल को देखा, तीनों से बनने वाले क्वेश्चंस को देखा। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्सों को हमने इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और क्लासेस को देखने के लिए चैनल को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।